हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? हम जीवन की मौलिक इकाई में जो है हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? कोशिकाओं। कोशिकाओं में जो था, यानी कोशिकाओं का मतलब ही मैंने बताया था कोशिकाओं का अंग। इसमें हमने क्या पढ़ रखा था? हमने जो है कि कोशिकाओं के जो मुख्य अंग हैं उसमें से पहला हमने क्या पढ़ रखा था? केंद्रक को पढ़ रखा था। आज दूसरा जो है उसका अंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से। बताया जा रहा है आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो शब्द, अंग्रेजी के दो शब्द से मिलकर बना है। माइटोधन कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोधन कॉन्ड्रिया। माइटो का शाब्दिक अर्थ होता है धागा या सूत्र, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण। अर्थात इसका अर्थ देखोगे तो कणिका में धागानुमा संरचना, इसको क्या कहता है? कणिका में धागानुमा संरचना। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कणिका में धागेनुमा संरचना। इसी को कणिका के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, समझ में आया? अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आ जाए तो आप सीधे से ध्यान देना कि माइटोकॉन्ड्रिया अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोधन कॉन्ड्रिया। माइटोकॉन अर्थ क्या होता है? माइटोकॉन अर्थ होता है धागा या सूत्र, और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कण, यानी कणिक। अब इसको मिला दिए तो क्या हो गया? यानी इसकी संरचना कैसी होती है? कणिका में धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है ना? और इसे दूसरा नाम से किसे जाना जाता है? तो सूत्र कणिका। देख रहे हो ना, यहाँ पे सूत्र है और ये क्या है? कणिका। तो इसलिए इसको सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका एक शाब्दिक अर्थ। माइटोकॉन्ड्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? खोज के बारे में देखेंगे। खोज यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है सर्वप्रथम 1880 में कोलकर महोदय ने कीटों के पेशियों से किया था। यानी बताया जा रहा है कि इसकी खोज जो है 1880 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? कोलिकर। क्या नाम था? कोलिकर। कोलिकर। तो ये कोलिकर महोदय थे 1880 में क्या कर रहे थे? जो कीट होते हैं, क्या होते हैं? कीट, यानी कीटों के पेशियों से अध्ययन कर रहे थे। किस पे अध्ययन कर रहे थे? कीटों के जो रेखीय पेशी होता है, तो कीटों के रेखीय पेशी पर या कीटों के पेशी पर ये क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। और उन्होंने ही क्या किसकी खोज की? ये ही जब सुन लो, बताया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर महोदय ने कीटों के पेशियों के अध्ययन से किया था। किससे किया था? कीटों के पेशी के अध्ययन से किया था, या कीटों के पेशियों को अध्ययन कर रहे थे। तो उसी में किसको खोजा था उन्होंने? माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। ठीक है ना? तो अगर आपसे सवाल आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो कोलकर महोदय ने किया। और वो किसका अध्ययन कर रहे थे? कीटों के पेशियों का। कीटों के पेशियों का वो क्या कर रहे थे? उस पर अध्ययन कर रहे थे। और अध्ययन में उन्होंने किसको पाया था? माइटोकॉन्ड्रिया को पाया था। और किस सन की बात है ये?
1880, ठीक है ना। बाद में जो है इन्होंने तो खोजा था, ध्यान से एक बार और सुनते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है 1880 ईस्वी में कोलकर महोदय जो है कीटों पर क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, यानी कीटों की पेशियों पर अध्ययन कर रहे थे। तो उन्हें जो है कुछ जो है कणिकामय धागे नुमा क्या हुआ, संरचना दिखाई दिया। तो इन्होंने इसकी क्या कर दिया, खोज कर दिया, लेकिन खोज करके इसका नाम नहीं दिया। इसको उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या चीज हो सकती है, संरचना कौन सी है, उन्होंने नाम नहीं दिया। बाद में दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक का नाम था फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने क्या किया, इसका नाम फाइला, क्या नाम रखा, फाइला रखा था। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए अल्टमायर, क्या है, जैसे एक मैं बताया कि फ्लेमिंग आए, कौन आए, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसका नाम क्या रखा, फाइला रखा, क्या नाम रखा, फाइला का, यानी इस संरचना को उन्होंने क्या कहा, फाइला। उसके बाद से अल्टमैन आए, कौन आए, अल्टमैन, अल्टमान, अल्टमैन नहीं है, अल्टमान है, क्या है, अल्टमान। तो अल्टमान ने इसका नाम क्या रखा, उन्होंने इसे बायोप्लास्ट कहा, क्या कहा, बायोप्लास्ट। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये बहुत महत्व रखता है। एक बार और देखो, पहले तो इन्होंने क्या किया, कोलकर महोदय ने कीटों के पेशियों पर अध्ययन कर रहे थे, उन्हें कुछ संरचना दिखाई दी, तो उन्होंने संरचना को देखा, उसका नाम नहीं रखा, लेकिन खोज इन्होंने ही किया। कब किया था, 1880। बाद में जो है एक वैज्ञानिक आया फ्लेमिंग महोदय, उस संरचना को उन्होंने नाम क्या कर दिया, फाइला रखा। और अल्टमैन आए तो उन्होंने इस संरचना को क्या कहा, बायोप्लास्ट। बाद में जो है 1897 में, 1897 ईस्वी में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था बेंडा, क्या नाम था, बेंडा, यानी बेंडा महोदय ने, इसको हिंदी में लिख लिया, बेंडा। इन्होंने क्या किया, इस संरचना को देखा और इस संरचना को उन्होंने नाम क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा महोदय ने। इसको उन्होंने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब एक बात इसको विधिवत समझ लेते हैं, आसानी से समझना है, हम लोगों को बताया जा रहा है। कुछ कामों में हम क्या पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, माइटो धन कॉन्ड्रिया। माइटो का अर्थ होता है धागा या सूत्र होता है, और कॉन्ड्रिया का अर्थ क्या होता है, कण। अर्थात इसका परिभाषा देखेंगे तो ये परिभाषा क्या हो जाएगा कि धागे नुमा जो संरचना होता है, कोशिकांग में जो धागे नुमा संरचना पाया जाता है, हम उसी को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। या इसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है कि सूत्र कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को समझ में आया कि जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य के अंदर क्या होता है, जो एक धागे नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, वह संरचना क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है।
अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज को देखोगे तो 1880 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? कोलिकर। क्या नाम था? कोलिकर। कोलिकर महोदय ने कीटों के रेखी पेशियों पर अध्ययन कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? कीटों के रेखी पेशी पे अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ इस धागेनुमा संरचना को देखा, लेकिन उसका नाम नहीं रखा, ठीक है ना। बाद में उन्होंने बताया कि इसमें कुछ धागेनुमा क्या दिखाई देता है? संरचना दिखाई देता है। बाद में एक दो वैज्ञानिक आए, एक का नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने उस धागेनुमा संरचना को क्या कहा? फाइला कहा। क्या कहा? फाइला। बाद में अल्टमान जो है, अल्टमान ने क्या उसको जो है बायोप्लास्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बायोप्लास्ट। उसके बाद से 1897 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था? बेंडा। और बेंडा ने उस धागेनुमा संरचना को क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा। देखो यहाँ पे ये गलत हो गया है, इसको सही कर देना। यहाँ पे यह नहीं दिया, ठीक है ना, इसको यही माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? कहानी समझ में आई कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे होती है। तो अब हम सीधे क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं हो रही है? समझ लिए हो आसानी से? तो अब हम क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखो, बताया जा रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है ये दोहरी झिल्ली की बनी हुई होती है, यानी प्रोटीन और वसा से ये बना होता है। क्या बताया जा रहा? जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये ऊपर से झिल्ली दिख रहा है और एक ये नीचे से झिल्ली दिख रहा है। तो बताया जा रहा है आप लोगों को कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कोशिकांग, जो कोशिकांग जितने कोशिकांग होते हैं वो लगभग सब क्या होते हैं? दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। आपको पता है क्या? तो ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। और किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन और वसा की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा। प्रोटीन एंड फैट वसा की बनी होती है। और ये क्या होती है? दोहरी झिल्ली की। किसकी होती है? दोहरी झिल्ली की। किसकी बनी होती है? दोहरी झिल्ली की। बताया जा रहा है जो ये ऊपर वाला भाग होता है जिसको आउटर मेम्ब्रान कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रान कहते हैं। ये इस वाले भाग को क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रान बोलते हैं, यानी बाह्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? बाह्य झिल्ली। ये जो बाह्य झिल्ली होता है बेटा, ये अत्यधिक क्या होता है? चिकना होता है और लचीला होता है। ये क्या होता है? चिकना और लचीला होता है। यानी इसको देखोगे तो ये चिकना और क्या होता है? लचीला होता है और लचीला होता है। बताया जा रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो है क्या होती है? आपको बताया गया कि प्रोटीन और वसा से बना ये दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है? प्रोटीन और वसा का बनी दोहरी झिल्ली होती है। इसके ऊपर वाला भाग को बाह्य झिल्ली कहते हैं, यानी आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली, क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली। ये आंतरिक झिल्ली क्या करता है बेटा? अपने अंदर जो है अंगुली नुमा संरचना बनाता है। कैसा संरचना बनाता है? अंगुली नुमा संरचना बनाता है। जैसे अंगुली नुमा संरचना का मतलब ये हुआ कि यहां से ये क्या करता है, कुछ इस तरह की संरचना का ये क्या करता है? निर्माण करता है। देख रहे हो? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बताया गया, एक बार और सुन लो कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है कि ये क्या होती है, यानी दोहरी झिल्ली की बनी होती है, और ये प्रोटीन, और ये दोहरी झिल्ली जो है प्रोटीन और वसा का बना होता है। इसके बाहर वाले भाग को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी बाह्य झिल्ली कहते हैं। ये चिकनी और क्या होती है? लचीली होती है। दूसरा बताया गया कि इसके अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और ये आंतरिक झिल्ली क्या करती है? अपने अंदर जो है एक अंगुली नुमा संरचना का क्या करती है? निर्माण करती है, या धागे नुमा संरचना का क्या करती है? निर्माण करती है। बताया जा रहा है कि ये जो क्या होती है, अंगुली नुमा संरचना होती है। तो जो ये वाला भाग आपको अंगुली नुमा संरचना दिखाई देती है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, या धागे नुमा संरचना दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और ये वाला जो भाग, खाली भाग जो दिखाई दे रहा है, इसमें अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है? अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है। और इस अर्ध तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो ये क्रिस्टी होता है ना, इस क्रिस्टी पर जो है छोटे छोटे जो है असंख्य, यानी ये जो क्रिस्टी होता है, इस क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे घुंडियां दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? घुंडी दिखाई देती है। जैसे इस तरह से छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं? घुंडी दिखाई देते हैं। ठीक है ना? क्या दिखाई देते हैं? घुंडी दिखाई देते हैं। और इनकी संख्या क्या होती है? असंख्य होती है। बताया जा रहा है कि जो ये क्रिस्टी होता है, इस क्रिस्टी के ऊपर घुंडी दिखाई देती हैं, और इसकी संख्या क्या होती है? असंख्य होती है। इसे ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। इस घुंडी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, या F1 कण के भी नाम से जाना जाता है। अब देखो एक चीज यहाँ हम देख लेते हैं कि इसको एक हम अलग निकाल के क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये जो घुंडी होती है बेटा, जो ये क्रिस्टी है, हम क्रिस्टी को क्या करते हैं? यहाँ क्रिस्टी को निकालते हैं। एक क्रिस्टी को निकाल के बनाते हैं। ये क्रिस्टी है, और इस क्रिस्टी के ऊपर यहाँ पे क्या है? ऐसे घुंडी लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है? ऐसे घुंडी लगा हुआ है। ऐसे जब उसको देखा जाता है तो इस तरह की क्या होती है? घुंडियां दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? क्या दिखाई देती है? घुंडी। इनकी संख्या क्या होती है? असंख्य होती है। ये तो मैं एक क्रिस्टी पे दिखाया हूँ। ऐसे बहुत सारी क्रिस्टियां होती है ना, तो सारे क्रिस्टियों को देखा जाता है तो उसमें क्या होती है? असंख्य होती हैं। इसको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है, या इसे F1 कण के नाम से भी जाना जाता है। F1 कण के नाम से भी जाना जाता है, या इसको प्रारंभिक कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक कण। अब एक जो है, अगर एक हम क्या करते हैं? क्रिस्टी पे देखते हैं तो इनकी संख्या कम से कम जानते हो कितनी होती है? यानी एक क्रिस्टी पर, इसमें से किसी एक क्रिस्टी पे देखी जाए तो इनकी संख्या जो है 10 पे घात 4 से, यानी 10 पे पावर 4 से लेकर 10 पे घात 5 तक होती है। किसकी संख्या? किसकी? घुंडियों की संख्या। किसकी?
या घुंडियों की संख्या कितनी होती है 10 पे घात 4 से लेकर 10 पे घात 5। 10 पे घात का मतलब समझते हो, यहाँ मतलब ये होता है घात की बात आती है, जैसे 10 पे घात 2 है, 10 पे घात 2 है तो इसका मतलब हुआ 10 गुणे 10, 10 का गुणा कितने बार 2 बार, यानी 10 में 10 का गुणा कितने बार 2 बार, तो 10 10 के 100 हो जाएगा। और 5 है ना, तो 5 है तो इसका मतलब यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब गुणा 10 में 10 का गुणा कितने बार होगा 4 बार होगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। देख रहे हो ना, अब इसका गुणा कर लो, ठीक है ना, या 5 बार कर लो तो जितना संख्या आएगा उतना होगा, ठीक है ना। तो आपको बताया गया, ध्यान से सुनो, बताया जा रहा है कि जो ये अवलिनुमा संरचना होती है, इस किसी एक को हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टी के ऊपर आप देखोगे तो छोटे छोटे क्या पाए, असंख्य घुंडियां पाई जाती हैं। हमने क्या किया, एक क्रिस्टी को निकाला और उसको हमने एक क्रिस्टी पर लगभग इनकी संख्या, घुंडियों की संख्या 10 पे पावर कितनी होती है 4 या 10 पे पावर कितनी होती है 5, ठीक ना। तो इनको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, या एफ1 कण के नाम से जाना जाता है, या प्रारंभिक कण के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब जो ऑक्सीसोम का जो भाग होता है बेटा, यानी इनको ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये जो घुंडी है इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। ये ऑक्सीसोम का भाग जो होता है, या F1 जो कण होता है, अगर एक ऑक्सीसोम, यानी ऑक्सीसोम का ही एक यहाँ बना लेते हैं। और ऑक्सीसोम का कैसे होगा, यहाँ देखो, ये जैसे ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीसोम का अगर हम बनाएंगे तो इसका कुछ इस तरह का क्या होगा बनेगा, जिसे घुंडी कहा जाता है, ठीक है ना। या इसको क्या कहता है, या F1 कण के नाम से जाना जाता है, या प्रारंभिक कण के नाम से जाना जाता है। इस भाग को जो है, ये ऊपर वाला भाग को शीर्ष कहा जाता है, क्या कहता है, इस भाग को शीर्ष कहा जाता है। इस भाग को वृंत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वृंत कहा जाता है, इसको वृंत कहा जाता है। और इसको आधार भाग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आधार भाग, आधार भाग। ध्यान दो, एक बार और समझाते हैं आप लोगों को। बताया गया कि जो इसमें से हमने एक घुंडी को निकाला, इस घुंडी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीसोम या F1 कण के नाम से जानते हैं, या प्रारंभिक कण के नाम से जानते हैं। अब ये जो है, इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहता है, शीर्ष कहा जाता है। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। जो ये शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग पर सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। और जो ये आधार वाला भाग होता है, आधार वाले भाग पर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम पाए जाते हैं। एक बार और इसको मैं संरचना को समझा रहा हूं। अब देखो, बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोटीन और वसा की बनी एक दोहरी झिल्ली होती है। उसकी संरचना क्या होती है, प्रोटीन और वसा की बनी दोहरी झिल्ली होती है। इसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, बाह्य झिल्ली कहते हैं, जो क्या होता है, चिकना और लचीला होता है। जो अंदर वाली भाग होती है उसको हम आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और ये आंतरिक झिल्ली क्या करती है, अब इसके अपने अंदर जो है एक अंगुली नुमा संरचना या धागे नुमा संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जो इसकी संरचना बनती है, ये एक इस संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसके बीच में जो भाग होता है उसमें अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है,
क्या भरा होता है? अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है। देख रहे हैं ना, ये जो बीच वाला भाग है इसमें क्या होता है? अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है। और इस अर्ध तरल पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो क्रिस्टल होता है बेटा, ये क्रिस्टल जो होता है इस पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? यानी छोटे छोटे आपको बताया गया कि इस पे घुंडियां पाई जाती हैं और वो घुंडियों की संख्या क्या होती है? असंख्य होती है। क्या होती है? असंख्य होती है। हमने क्या किया? एक क्रिस्टल को यहाँ निकाला और इस क्रिस्टल पर हमने घुंडियों को देखा कि ये क्या है। एक क्रिस्टल को हमने क्या किया है? एक क्रिस्टल की संरचना बनाया है। तो एक क्रिस्टल की संरचना पे आप देखो कि ये छोटे छोटे क्या हो रहे हैं? घुंडियां दिखाई दे रहे हैं। इन घुंडियों, इनको हम क्या कहते हैं? इन घुंडियों को ऑक्सीसोम या F1 कण या प्रारंभिक कण के नाम से जानते हैं। और एक जो है, जो एक ये क्रिस्टल है, इसमें एक क्रिस्टल के पर लगभग कितने पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम या प्रारंभिक कण तो 10 पे पावर 4 से लेकर 10 पे पावर 5 तक पाए जाते हैं। अब हम इसकी एक संरचना को देखते हैं। जो ऑक्सीसोम होता है इसकी संरचना कैसे होती है? तो हमने बताया ये 3 भागों में बटा होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है इसको शीर्ष कहा जाता है। जो बीच वाला भाग होता है इसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है हम उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ऊपर वाले भाग से जो है सिंथेज एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सिंथेज एंजाइम पाया जाता है। और नीचे वाले आधार भाग से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है ना? अब ये क्या करता है? और इसमें जो है ये जो अर्ध तरल पदार्थ होते हैं इसमें एंजाइम, राइबोसोम और डीएनए आदि पाए जाते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो जो ये तरल पदार्थ है बताया जा रहा है, इसके अंदर एंजाइम, क्या कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। इसके बाद से राइबोसोम और इसके बाद से क्या बताया गया? डीएनए आदि पाए जाते हैं। ठीक है ना? इस तरल पदार्थ के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? ये मैट्रिक्स अर्ध तरल पदार्थ कहा जाता है। इसके अंदर एंजाइम, राइबोसोम और डीएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है ना? अब ये क्या करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी का निर्माण करता है। क्या किसका निर्माण करता है? एटीपी का। और एटीपी का पूरा नाम होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या करता है? अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए जो है इसे जो है कोशिका का विद्युत गृह के नाम से भी जाना जाता है या ऊर्जा के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? ये कहीं नोट कर लेना। बताया जा रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत क्या होती है कि ये क्या करता है? ये देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम और यहाँ पे क्या एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? तो जब माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखोगे तो ये क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है। क्या करता है? यानी ये श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा किसमें देखा जाता है? एटीपी में। ऊर्जा जो है का उत्पादन यहीं से होता है। यानी ये क्या करता है? जब श्वसन क्रिया करता है तो श्वसन क्रिया के समय ये क्या करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन क्रिया में ये क्या उत्पन्न करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां लिख लेना एडिनोसिन। ये कौन सा ऊर्जा? यानी श्वसन क्रिया में क्या करता है? श्वसन क्रिया में जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। क्या करता है? एडिनोसिन और ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है या उत्पादन करता है। इसीलिए जो है इनको अपार ऊर्जा कोशिकाओं को क्या मिलती है?
इनके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण से क्या होती है, अपार ऊर्जा मिलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहा जाता है। याद रहेगा। जब आप लोग यहाँ पढ़े रहे हो तो इतना नोट्स यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, क्यों घर पे नहीं लिख पाओगे? पहले समझो यार, समझने का प्रयास करो। आप लोग एकदम आते हो चुपचाप, बस क्या करना है, पढ़ने का मन नहीं क्या हो रहा है आप लोगों को? अरे इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि आप इन छुट्टियों में भी पढ़ाया जा रहा है कि आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन आपका मन ही नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब आपको YouTube पर ये वीडियो मिलेगा, अपलोड मिलेगा, तो आपको यहाँ बनाने की क्या जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। मैंने क्या बताया, एक बार ध्यान से सुन लो। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, बताया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटोधन कॉन्ड्रिया। माइटो का अर्थ क्या होता है, तो माइटो का अर्थ आप लोगों को क्या बताया गया था, उसका अर्थ होता है धागा या सूत्र, और कॉन्ड्रिया का अर्थ क्या होता है, कण, यानी धागे नुमा, यानी कणिका युक्त धागे नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कणिका में धागे नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। देख रहे हैं ना, ये कणिका में धागे नुमा या कण है कि नहीं है, फोन कण। तो ये बताया जा रहा है कि धागे नुमा कणिका में क्या जो संरचना होती है उसी को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब बताया गया कि इसकी खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज किसने किया था, 1880 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे कोलिकर महोदय। वह किस पे, कीटों के पेशियों पे अध्ययन कर रहे थे। उन्हें कुछ इस तरह की संरचना दिखाई थी और उन्होंने इस संरचना को बताया, लेकिन वह उसका नाम नहीं रखा। बाद में दो वैज्ञानिक आए, एक वैज्ञानिक का नाम था फ्लेमिंग, उन्होंने इसको फाइला कहा, और दूसरे का नाम था आल्टमान, उन्होंने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। बाद में जो है बेंडा महोदय 1897 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल के क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। अब बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को यहाँ ध्यान से समझोगे, संरचना समझ में आ गई तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बताया जा रहा है कि आप ये देख रहे हो कि दोहरी झिल्ली दिखाई दे रही है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो है वसा और प्रोटीन से बनी एक दोहरी क्या होती है, झिल्ली होती है। जो बाहरी वाला ये एक देख रहे हो रेड में और एक व्हाइट में दिखाया गया है, तो ऊपर वाला बाहरी झिल्ली है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होता है, अत्यधिक चिकना होता है और लचीला होता है। ये क्या होता है, ऊपर वाला अत्यधिक चिकना और लचीला होता है। जो नीचे वाला सफेद वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, आंतरिक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या करता है, अब इसके अंदर जो है एक अंगुली नुमा संरचना का निर्माण करता है, या धागे नुमा संरचना का निर्माण करता है। तो जो ये धागे नुमा संरचना बनती है, तो ये धागे नुमा संरचना को, यानी एक संरचना को हम ये यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम नाम क्या देते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर जो है आपको बताया गया कि छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, इनके छोटे छोटे असंख्य घुंडियां पाई जाती हैं। ये देख रहे हैं छोटे छोटे असंख्य क्या होती हैं, इन सब पे होती है ना, तो इस पे असंख्य क्या पाई जाती हैं, घुंडियां पाई जाती हैं। अगर हम एक क्रिस्टी की संरचना को देखें तो ये क्रिस्टी की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। ये देख रहे हो ना, इस पे जो है एक क्रिस्टी पर लगभग 10 के घात 4 और 10 के घात 5 के बराबर क्या होते हैं, घुंडियां पाई जाती हैं। इन घुंडियों को जो है ऑक्सीसोम या F1 कण या प्रारंभिक कण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब हम ये क्या करते हैं, जो ये ऑक्सीसोम जो घुंडी है, इसकी एक संरचना को देखते हैं। तो इसकी संरचना क्या होती है, इस प्रकार की होती है। ये देखो 3 भागों में होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है इसको शीर्ष कहा जाता है, जो नीचे वाला भाग होता है उसको क्या कहता है, वृत्त कहा जाता है, और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। जो शीर्ष वाले भाग है उससे जो है एंटीथेज एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंटीथेज एंजाइम निकलता है। और जो नीचे वाला आधार वाला भाग होता है, इससे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम निकलता है। क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम पाया जाता है इसमें।
ठीक है ना? यहां तक बात आपको समझ में आ गई थी। अब हमने आपको क्या बताया कि इसके अंदर जो वाला भाग होता है, जो ये भाग होता है, इसमें अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अर्ध तरल पदार्थ। इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स के अंदर जो है एंजाइम, राइबोसोम, डीएनए आदि पाए जाते हैं। ठीक है ना? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बताया गया था आप लोगों को कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में यही मैं बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है कि श्वसन क्रिया द्वारा, जब श्वसन क्रिया करती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? श्वसन क्रिया द्वारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करती है, जिससे अपार ऊर्जा उन्हें प्राप्त होता है। और अपार ऊर्जा प्राप्त होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, या बिजली घर के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम जो है इसको देखते हैं कि इसकी कार्य क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वसा का उपापचय करता है। क्या करता है? वसा का उपापचय करता है। ठीक है ना? पहला आप नोट कर लो, पहला क्या है बताया जा रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं अब इसका? माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ हेडिंग लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो पहला क्या बताया गया इसमें? पहला आप लोगों को बताया गया कि पहला कार्य क्या करता है। ये जो है लिख लो कि इसका पहला कार्य है वसा का उपापचय करता है। अब वसा का उपापचय आप जानते हो ना, यानी जब क्या होगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होगा तो उससे क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। तो ये वसा का क्या करता है? उपापचय करता है। दूसरा देखो, शुक्राणुओं की गति हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। बताया जा रहा है शुक्राणुओं को गति हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। अभी जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मानव जनन तंत्र, तो उसमें शुक्राणु की संरचना बताई जाएगी। तो शुक्राणु के अंदर ध्यान से सुनो बेटा, शुक्राणु के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, और उसी ऊर्जा से शुक्राणु क्या होते हैं कि वह तेज होते हैं, और इसी वजह से वह तेजी से क्या करते हैं? भागते हैं। और भागने की जिस पुरुष के शरीर में शुक्राणुओं में गति नहीं होती है, वह क्या होता है कि उसके शुक्राणु जो है अंडे को निषेचित नहीं कर पाते हैं, और अंडा जब निषेचित नहीं होता है तो उनको औलाद पैदा नहीं होता है। तो पुरुष की जो शरीर से जो शुक्राणु निकलता है, उस शुक्राणु को गति प्रदान करने का, या जीव जंतु के शुक्राणु जो निकलते हैं उसको गति प्रदान करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है ना? अब तीसरा लिख लो, कैल्शियम का संचरण एवं श्रावण करता है। ये कैल्शियम का क्या करता है? नोट करो, कैल्शियम का संचरण एवं श्रावण करता है। लास्ट पॉइंट आप लोगों को बताया जा रहा है, जो इसको ऊर्जा का क्या कहा जाता है? ऊर्जा को आपको क्या बताया जाता है बेटा कि ये क्या होता है? ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऊर्जा का पावर हाउस क्यों कहा जाता है इसको? तो आपको बताया गया कि ऑक्सीजन क्रिया के दौरान ये क्या करता है? अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी आपको बताया गया कि श्वसन क्रिया के दौरान जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है, जिससे अपार ऊर्जा इसे प्राप्त होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। देखते हो इसमें क्या दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का स्थल है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है वह क्या है? ऑक्सी श्वसन का ये मुख्य स्थल होता है। यानी कोशिकाएं जो हैं श्वसन क्रिया कहां से करती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से करती हैं। कहां से करती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से करती हैं।
जहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब मान लो कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं कहाँ करती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया करती हैं, क्योंकि वही उसका स्थान होता है। तो श्वसन क्रिया के दौरान जो है वहां उसमें क्या विद्यमान होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। और क्या होता है? वसा। इन दोनों का वो क्या करते हैं? जब श्वसन क्रिया जब होती है, कोशिकाओं में जब श्वसन क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, तो वहां पे क्या उपस्थित होते हैं बेटा? आपको बताया गया कार्बोहाइड्रेट और वसा। और ये क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? इनका जो है ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने से ये क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ आया? हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वसा सब होता है ना। तो जब हम सांस लेते हैं और वो भोजन कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड में जाता है। तो हमारे ब्लड में हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो लाल रक्तकणिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। और ब्लड में जब ब्लड में हमारा क्या होता है? हमारा जब सांस यानी हमारा ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में पहुंचता है वो कहाँ पे? ब्लड में। तो ब्लड में क्या मिला होता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह ऑक्सीकरण करता है। और ऑक्सीकरण करके यानी उसे जलाकर और क्या कर देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और उसी ऊर्जा की वजह से हम कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनमें भी आपको बताया गया कि जब मैंने क्या बताया, ध्यान से एक बार उसको, चौथा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो बेटा आपको बताया जा रहा है कि जब कोशिकाएं क्या करती हैं? सांस लेती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं? श्वसन क्रिया करती हैं। जो कोशिका होती हैं तो ये श्वसन क्रिया करती है ना। क्या करती हैं? श्वसन क्रिया करती है। तो श्वसन क्रिया कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही क्या होता है? क्या होता है जी? ये होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। तो जब यहाँ पे ये श्वसन क्रिया करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और वसा के संपर्क में जब ऑक्सीजन आएगा तो वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा। और जब ये ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ऑक्सीकरण होने से क्या होगा? अपार ऊर्जा प्राप्त होगा। क्या होगा? अपार ऊर्जा प्राप्त होगा। इसमें जो ऊर्जा निकलता है एटीपी नामक ऊर्जा यौगिक में बंधित कर दी जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं के विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में होती है। ऊर्जा के मुक्त के कारण कोशिका को ऊर्जा का ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। ठीक है ना? बताया जा रहा है। अब ये ऊर्जा प्राप्त होता है, इससे कोशिकाएं क्या करती हैं? अपना सारा कार्य करती हैं, जो भी कार्य है संपन्न करती हैं। और इससे ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए इसको ज्यादा ऊर्जा ये मुक्त करती है। इसलिए इसको क्या कहता है? कोशिकाओं का क्या कहता है? पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। बात समझ में आया कि कोशिकाओं को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिकाएं क्या करती हैं? जब श्वसन क्रिया करती हैं तो वह श्वसन क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहां पे क्या उपस्थित होता है? क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इस कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होकर ये जलने लगता है। क्या होने लगता है? जलने लगता है। और उसके जगह पे वो क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। और इस जो ऊर्जा मुक्त करता है जिससे कोशिकाएं अपनी सारी क्रियाओं को क्या करती हैं? संपन्न करती हैं। तो वह क्या कहलाता है? इसीलिए इसको क्या कहता है? कोशिकाओं का पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाता है जी। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस के नाम से लिया जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब कैसे ये करता है बेटा? एक उसके माध्यम से भी देख लेते हैं। अब मान लो जब ये अंदर जाएगा तो अंदर क्या होता है? वहां पे बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट
होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। और कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, C6H12O6, यही होता है ना? क्या होता है? C6H12O6। अब प्लस ये इसके यहाँ पे कोशिका का शोषण किया और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट और वसा है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब शोषण किया होगी यानी 6O2, क्या हो गया? 6A2। तो ये क्या बना लेगा? जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इससे किसकी निर्माण होगी? तो इससे जो है आपको बताया गया ये बन जाएगा 6CO2। क्या बन जाएगा? 6CO2 और प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, क्या बनेगा? 6H2O और प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का। ठीक है ना? और इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? बात समझ आ गई आपको? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ? कंप्लीट। समझ में आ गया? इसके 4 पॉइंट आप लोगों को, इसके क्या क्या कार्य हैं। अब हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा कार्य देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसका कोशिकांग जो है, कोशिकांग का तीसरा भाग पढ़ते हैं। वो क्या है? लवक। क्या है? लवक।